नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दामिनी यादव और आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी। एक घटना सुनिए दोस्तों। लगभग 14 साल का एक बच्चा था। उसे सिपाहियों ने इसलिए पकड़ लिया था क्योंकि उसने तत्कालीन तानाशाही सत्ता के खिलाफ उठती आवाज़ों में भागीदारी की थी, उसी नन्ही सी उम्र में। उस बच्चे को गिरफ्तारी के बाद जब न्यायाधीश के सामने पेश किया गया, तब भी उसके चेहरे पर न तो डर था, न माथे पर शिकन थी। जब उससे पूछा गया कि उसके बाप का नाम क्या है, तो उसका जवाब था स्वतंत्रता। फिर जब उससे पूछा गया कि उसका पता क्या है, तो उसने जवाब दिया जेल खाना। इस गुस्ताखी की कीमत उसे सरेआम 15 कोड़े बतौर सजा खाके चुकानी पड़ी। पीठ पर पड़ते हर कोड़े के बाद उसकी जबान से निकलता वंदे मातरम, भारत माता की जय। और यहीं से चंद्रशेखर सीताराम तिवारी में से चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ, क्योंकि उसने जज के समक्ष अपना नाम बताया था आजाद। जी हाँ, वही क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जो उन नामों में से एक हैं जिनकी बदौलत हम आज आजाद हैं और जिन पर पूरा देश नाज करता है। वही आजाद जिन्होंने अपनी जिंदगी चुनी तो वो भी आजाद, और जब मौत चुनी तो वो भी आजाद। जबकि अगर वो भी उसी व्यक्ति की तरह सत्ता का साथ देते जिसने उनके अल्फ्रेड पार्क में होने की सूचना पुलिस अधिकारियों को दी थी, तो आज़ाद के भी जाने कितने वारे न्यारे हो जाते, उन्हें कितने वजीफे, कितनी उपाधियां मिलती। पर पता नहीं क्यों उन्हें गुलाम जिंदगी से आज़ाद मौत भली लगी। आखिर ऐसा क्या खास होता है एक आज़ाद शख्सियत बनकर जिंदा रहने में, अपनी बात कहने में? पता नहीं इस सवाल का जवाब किसके लिए क्या हो, लेकिन इतना तो तय है कि तिरंगे के लिए मर मिटने वाले आज़ाद जैसे नौजवानों की अहमियत वे लोग कभी नहीं समझ सकते जो तिरंगे के वजूद पर ही सवाल उठाते रहते हैं। आज़ादी का मतलब सिर्फ कागज़ पर देश के नाम से एक नक्शा बनाने की आज़ादी भर से नहीं होता। इस आज़ादी का मतलब होता है सोचने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, अपनी मर्जी से सांस लेने की आज़ादी, प्यार करने की आज़ादी, नाराज़गी जाहिर करने की आज़ादी, सवाल पूछने की आज़ादी और सही सवाल का सही जवाब पाने को मजबूर कर देने की आज़ादी। और अगर इन सब के जवाब न में हैं, तो फिर यही मान लेना चाहिए कि आज़ादी अभी दूर की कौड़ी है। हम अभी भी मानसिक तानाशाही के दिवालियेपन के शिकार हैं। इस तानाशाही की दीवारें इतनी डरपोक और कमज़ोर हैं जो हवा के एक झोंके तक से कांपने लग जाती हैं। किसी अंधेर नगरी के चौपट राजा की तानाशाही के फायदे बताने वाले भी कम नहीं होते कि यहाँ तो टके सेर भाजी, टके सेर खाजा मिलता है। लेकिन वे ये नहीं जानते कि यहाँ फांसी पर उसे नहीं चढ़ाया जाता जिसने अपराध किया होता है, बल्कि फांसी का हकदार उसे माना जाता है जिसके गले के नाप का फंदा बन जाता है। अब ये नाप किसी 22 साल की बच्ची के गले का हो सकता है जो किसानों के हक में आवाज़ उठाती है और कहती है कि अगर किसानों के हक की आवाज़ उठाना अपराध है तो वो जेल में ही ठीक है। ये फंदा किसी ऐसे नौजवान के गले के नाप का हो सकता है जो सत्ता की फेल होती व्यवस्था पर ठहाके लगाता है और वीडियो बना देता है। हाँ, उस पर धाराएं लग चुकी हैं, पर उसने माफ़ी भी तो मांग ली थी कि उसके कारण पेट्रोल की भावनाएं आहत हो गई थीं। ये फंदा किसी 80 साल के बूढ़े के गले के नाप का हो सकता है क्योंकि उसकी कलम से उठती आवाज़ें सत्ता के कानों में चीखों की तरह गूंजने लगी थी, और इसीलिए उसे एक स्ट्रॉ तक के लिए तरसाने से गुरेज नहीं किया गया कि ना वह उस स्ट्रॉ से पानी पीकर गला तर करेगा और ना उसके गले से आवाज़ निकलेगी। जबकि ऐसा करने वाले भूल जाते हैं कि हक की आवाज़ें गले से नहीं, हौसले से निकलती हैं। ये फंदा हर उस गले की फिटिंग का माना जाएगा जिसे इस टके सेर भाजी और टके सेर खाजा वाली व्यवस्था में खामियां नजर आएंगी। इन फंदों पर झूलने के लिए गुनाहगार होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि सिर्फ सजग शहरी होना काफ़ी है। एक देशभक्त होना काफ़ी है जो अपने देश की वैश्विक शाश्वत पहचान, उसके मूल्यों, उसकी संपदा को तहस नहस होते देखकर विचलित हो सकता है और फिर सवाल उठाकर विचलित कर सकता है। लेकिन माफ़ कीजिएगा, मैं शायद गलत कह गई।
देशभक्ति का सर्टिफिकेट तो आजकल वो ट्रोलिए बांटते फिर रहे हैं जो 2 रुपए के ट्वीट पर गालियों की बौछार कर अपना घर चला रहे हैं, जिनके पास हर तर्क के जवाब में कोई कुतर्क या गाली मौजूद होती है। हाय रे बेरोजगारी का आलम। ये इतने मानसिक दिवालिये होते हैं कि ये तक समझ पाने में असमर्थ हैं कि किस तरह उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरह चंद चांदी के टुकड़े डालकर भीड़ की तरह उन्हें जिनके पीछे पागल कुत्तों की तरह दौड़ा दिया जाता है, वे जिनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनके लिए सवाल उठा रहे हैं, जिनके लिए इतना सब कुछ झेल रहे हैं, वे हित इस भीड़ के भी साझा हैं, क्योंकि उन्हें भी इसी मिट्टी में यहीं का अन्न जल खा पी कर जीना है। उनके पास ऐसा कोई झोला नहीं है जो उन्हें ये सुविधा देता है कि वे उसे उठाएं और मनचाही जगह जाकर बस जाएं। वे इतने असमर्थ हैं कि उन्हें इसी देश में जीना है और इसी देश में मरना है। ये उस कुव्यवस्था के वफादार बनकर इस्तेमाल हो रहे हैं जो दूसरों के बोलने पर सवाल उठाती आई लेकिन खुद गूंगी बनकर बैठी हुई है। ठीक उसी तरह जैसे आप कोरोना से बचने के लिए दूसरों को तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने और मास्क पहनने की सलाह देते हैं, लेकिन खुद मास्क इसलिए नहीं पहनते कि आपके फोटो खराब ना हो जाए। आपके नाम पर जुटने वाली भीड़ के पास एक ऐसा अदृश्य अभेद रक्षा कवच होता है जिसे धारण किए इन योद्धाओं के सामने विकराल से विकराल काल तक नतमस्तक हो जाए। मुझे कोरोना की क्या मजाल। दरअसल ये दूसरों की तरफ एक उंगली उठाते उठाते भूल ही गए कि कब बाकी की 3 उंगलियां इनकी कमियों की तरफ ही इशारा करना शुरू कर चुकी है। और ये जो इन्होंने हर उठती आवाज़ को दबाने के लिए उन्हें पालतू बनाने का खेल शुरू कर दिया है, उन्होंने शेरों की कौम को कुत्ता समान बना दिया है और ये मान लिया है कि टुकड़े फेंकने से ही बहल जाते हैं ये सब। तो शायद उन्हें याद नहीं कि कुत्तों की 2 कैटेगरी होती है, कुत्तों से माफी सहित। एक तो वे जो टुकड़े पाने के बाद बोलना भूल जाते हैं और वफादार कहलाते हैं, और दूसरे वे जो टुकड़े की कीमत पर भी अपनी आज़ादी से समझौता नहीं करते, जिन्हें आप गद्दार का टैग दे देते हैं। तो आइए आपको उन्हीं गद्दार कुत्तों के बारे में कुछ बताती हूँ अपनी इस कविता के जरिए। और आप जैसे समझदार को मेरी इस कविता से इंगित इशारा ही काफ़ी है ये बताने के लिए कि मरना तो एक दिन हम सभी को है, लेकिन एक दिन मरने के डर से हर रोज़ किसी से ज़िंदगी की भीख मांगकर जीना आपके कुछ पालतुओं की आदत हो सकती है। आवारा आज़ाद झोंकों की नहीं, क्योंकि वे जानते हैं कि मरने के बाद भी जिंदा रहने के लिए सबसे पहले अपनी आज़ादी बचाना ज़रूरी है। तो सुनिए महाराज एक गद्दार कुत्ते की हुंकार। आवारा कुत्ते खतरनाक बहुत होते हैं। पालतू कुत्ते के दांत नहीं होते हैं, दुम होती है। दुम भी टांगों के बीच दबी होती है। दरअसल पालतू कुत्ते की धुरी ही दुम होती है। वो आका के सामने दुम हिलाते हैं और उसी हिलती दुम की रोटी खाते हैं। आवारा कुत्ते दुम हिलाना नहीं, सिर्फ गुर्राना जानते हैं, और उनमें भूख जागती है जब वो भूख अपना हक मांगती है। उनकी भूख करने वाला सिर्फ रोटी नहीं होती है, वो ये वाला घर होता है, खेत होता है, छप्पर होता है। उस भूख की तृप्ति कुचला नहीं, अपना उठा हुआ सर होता है। इन हकों की आवाज़ उन्हें आवारा घोषित करवा देती है, और ये घोषणा उन्हें ये सबक सिखा देती है कि मांग के हक नहीं, सिर्फ भीख मिला करती है। इसीलिए पालतू कुत्तों की दुम निरंतर हिला करती है। उनका यही रूप व्यवस्था को भी भाता है, सो उन्हें हर वक्त चुपड़ा निवाला चांदी के वर्क में लपेट बिना नागा मिल जाता है। बदले में व्यवस्था उनसे तलवे चटवाती है और बीच बीच में उन्हें भी सहलाती जाती है। आवारा कुत्ते उन्हें डराते हैं, वो पट्टे भी नहीं बंधवाते हैं। इसीलिए चल रही हैं कोशिशें तमाम कि इन कुत्तों को गद्दार और आवारा घोषित कर दो और इनके जिस्म में गोलियां भर दो। अपनी सत्ता वो ऐसे ही बचा पाएंगे, चुपड़े निवालों के लालच में हर उठती आवाज को पट्टा पहनाएंगे, हक के लिए उठती हर आवाज का घोंट देंगे गला, और पालतू कुत्तों की दे के मिसाल सबसे तलवे ही चटवाएंगे। सिर्फ पालतू कुत्ते ही मिसाल होंगे वफादारी की, आवारा कुत्ते सजा पाएंगे थोपी हुई गद्दारी की। जमाना इन्हें नहीं अपनाएगा,
पर इनके नाम से जरूर थर्राएगा। हो जाओ सावधान, सत्ता और व्यवस्था के ठेकेदारों के जब ये आवारा कुत्ते अपने जबड़ों से लार नहीं लहू टपकाएंगे, तब ओ सत्ताधीशों वो तुम्हारी सत्ता की नींव तक हिला जाएंगे और इस नींव की हर ईंट चबा जाएंगे। ये जीते जी नहीं बनेंगे पालतू तुम्हारे और मरकर भी आवारा ही सही, मगर आज़ाद कहलाएंगे, आज़ाद कहलाएंगे, आज़ाद कहलाएंगे। नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।